प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम संविधान की आत्मा कहे जाने वाले अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान जहां अपने नागरिकों को विशद रूप में मूल अधिकार प्रदान करता है, वहीं उसे प्रवर्तित करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। यह एक महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल कहा था। इस अधिकार के अंतर्गत जब भी किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, तब वह उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है। मूल अधिकार के उल्लंघन पर अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी उपचार के लिए जाया जा सकता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय में तो अनुच्छेद 32 के तहत जाया जाएगा और अनुच्छेद 226 के तहत राज्यों के उच्च न्यायालय में जाना संभव होगा। दूसरी बात है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार व्यक्ति का खुद का स्वयं विवेक का अधिकार होगा। वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। परंपरागत मत के अनुसार मूल अधिकारों के अतिक्रमण से व्यथित व्यक्ति ही अनुच्छेद 32 के तहत अनुकंपा पाने का हकदार होता था, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने लोकहित के माध्यम से अनुच्छेद 32 के क्षेत्र को अत्यंत व्यापक कर दिया है और जिसके परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 32 के अधीन कोई संस्था अथवा लोकहित से प्रेरित कोई नागरिक किसी ऐसे व्यक्ति के संवैधानिक या विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या लोकहित वाद जारी कर सकता है। ये एक नया कंसेप्ट आया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो निर्धनता, अज्ञानता अथवा किसी अन्य कारण से रिट दाखिल कर पाने में सक्षम नहीं है। इस संबंध में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कहा है कि वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा का स्थान अब वर्ग कार्रवाई और लोकहितवाद ने ले लिया है। अब हम चर्चा करेंगे मूल अधिकारों की जो रेमेडीज हैं वो क्या क्या हैं। अनुच्छेद 32 में कुल 4 खंड हैं। खंड 1 मूल अधिकारों को एनफोर्स कराने के लिए यानी कि प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है। खंड 2 में उच्चतम न्यायालय को शक्ति दी गई है, जिसके अनुसार वह मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए आदेश, निर्देश या रिट जारी कर सकता है। इसमें 3 चीजें हैं। आदेश का अर्थ है ऑर्डर, निर्देश का अर्थ डायरेक्शन और रिट का अर्थ रिट जारी कर सकता है। खंड 3 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी अन्य न्यायालय को उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोग की जाने वाली किन्हीं या सभी शक्तियों को अपनी स्थानीय अधिकारिता में प्रयुक्त होते दे सकती है। खंड 4 इस संविधान में अन्यथा उपबंधित के सिवाय मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के अधिकार के निलंबन का निषेध करता है। इस तरह से निम्नलिखित रिट की शक्ति 5 प्रकार के रिट की शक्ति अनुच्छेद 32(2) के तहत दी गई है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबियस कॉर्पस, परमादेश मैंडामस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण सर्टोरी तथा अधिकार प्रच्छा क्यू वारंटो कहा जाता है। हेबियस कॉर्पस के अनुसार कि इसका शाब्दिक अर्थ है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना ताकि कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से उसके मामले का निपटारा किया जा सके और ऐसा गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर किया जाना चाहिए, वरना यह अवैध मानी जाएगी। दूसरा आता है परमादेश याचिका। इसका शाब्दिक अर्थ है कि किसी अधिकारी को कुछ करने का आदेश देना। यह आदेश उच्चतम न्यायालय अथवा न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को यदि सारी योग्यताएं पूरी करने पर भी भर्ती कर लिया गया है तो उसे नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए।
यदि संबंधित अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो वह व्यक्ति इस याचिका के माध्यम से न्यायालय में जा सकता है। तीसरा आता है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। इसका अर्थ है रोकना अथवा मनाही करना। यह याचिका उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी की जाती है कि अमुक मामले की कार्यवाही बंद करें जो उसके क्षेत्राधिकार के बाहर है। चौथी याचिका आती है अधिकार परीक्षा यानी कि क्यो वारंटो। इसका अर्थ है कि किसके आदेश से अथवा किस अधिकार से इसके तहत न्यायालय इस बात की जांच करता है कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर अवैध रूप से तो नहीं बैठा है। यदि ऐसा है तो उसे वहां से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है उत्प्रेषण याचिका। इसका अर्थ है अच्छी प्रकार सूचित किया जाए। यह आदेश वरिष्ठ न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को दिया जाता है कि अमुक अभियोग को उसे हस्तांतरित किया जाए। ऐसा क्षेत्राधिकार की कमी और दुरुपयोग के मामले में किया जाता है। इसमें धारा 33 सेना के सदस्यों के प्रति और धारा 34 मार्शल लॉ लागू होने की स्थिति में धारा 32 के अपवाद हैं। धारा 35 में संविधान के मूल अधिकारों वाले भाग 3 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसा जो अभी हमने बताया आपको कि जो सेना के सदस्यों के प्रति नहीं होगा और मार्शल लॉ लागू होने की स्थिति में नहीं होगा। तो इस तरह से ये कुछ जो है वो अपवाद भी चर्चा की गई हैं। छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मैं यहाँ आपको चर्चा कर देती हूँ कि किस ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। इसका जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। दूसरा क्वेश्चन है अपने मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 32(1) कहाँ आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है। इसका जवाब है उच्चतम न्यायालय में। तीसरा प्रश्न है मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए कौन कौन सी रिटें जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। इसमें सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा है। इसी संदर्भ में थोड़ा और आगे हम चलते हैं तो कुछ रिट से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि अवैध कैद से मुक्त कराने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। किस वाद में निर्धारित किया गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर विचार करते समय निरुद्ध व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है। इसमें है कालू सान्याल बनाम डीएम दार्जिलिंग का केस था जिसमें यह निर्धारित किया गया था। किस याचिका के तहत कार्यपालिका को आदेशित किया जाता है कि वह उस कार्य को करे जिसके करने के लिए वह आबद्ध है। इसका जवाब है परमादेश के तहत। अगला प्रश्न आता है किसी लोक सेवक या प्राधिकारी द्वारा किस प्रकार का कर्तव्य पूरा न किए जाने पर परमादेश रिट जारी की जाती है। आज्ञापक कर्तव्य। कौन सी रिट अधीनस्थों न्यायालयों या अभिकरणों के विरुद्ध कार्यवाही को रोकने हेतु जारी की जाती है। जवाब है इसका प्रतिषेध रिट। अगला क्वेश्चन आता है किस रिट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों या अर्ध न्यायिक निकायों में चलने वाले वादों का पुनर्विलोकन करता है। उत्प्रेषण रिट द्वारा। जब किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने पर या नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने पर रिट जारी किया जाता है तो उसे कौन सी रिट कहते हैं। जवाब है इसका उत्प्रेषण रिट कहते हैं। अगला प्रश्न है संसद विधि बनाकर किस सेवा के सदस्यों के मूल अधिकारों को निर्बंधित कर सकती है। इसका जवाब है सशस्त्र बल के सदस्यों को। दूसरा है लोक व्यवस्था के दायित्वहीन बलों जैसे राज्य पुलिस का। तीसरा इसमें आता है असूचना ब्यूरो में नियोजित व्यक्तियों का, संचार प्रणाली में नियोजित व्यक्तियों का।
एक प्रश्न और है इसमें, जब सेना विधि प्रवर्त हो तब किस अनुच्छेद के तहत संसद सेना विधि के तहत किए गए कार्यों को विधि मान्य घोषित कर सकती है? इसका जवाब है अनुच्छेद 34। अब हमने सारे मौलिक अधिकारों के बारे में अलग अलग वीडियो में अध्ययन कर लिया है, तो इनके हम मूल्यांकन के तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये अधिकार आर्थिक पक्ष पर जोर नहीं देते हैं, इनकी आलोचना इस पक्ष पर की जाती है। दूसरी बात है, ये कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो एक हाथ से दिए गए और दूसरे हाथ से ले लिए गए हैं। निवारक निरोध की व्यवस्था से इन अधिकारों का सार समाप्त होता जा रहा है। कई बार ऐसा होता है, हमारी न्यायिक प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की चाहकर भी कहीं भी जो है उसकी आवाज वो सूचना जारी नहीं कर सकता है या रिट जारी नहीं कर पाता है। समानता का अधिकार होते हुए भी राष्ट्रपति, मंत्रियों, विधानमंडल के सदस्यों और राजदूतों के पास विशेषाधिकार हैं। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि आज भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में व्यक्ति व्यक्ति के विशेष भेदभाव किया जाता है। आज़ादी की इतनी बड़ी समय पूरा होने पर भी जो देश में वर्तमान में जो स्थिति है वो बहुत अधिक विकट है और अफसरी जामा नेताओं के द्वारा पहना जाता है। और ऐसी स्थिति है कि जब तक हम हर गरीब व्यक्ति को या हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से अगर समान नहीं मानेंगे, तब तक इन मौलिक अधिकारों का कोई औचित्य बहुत ज़्यादा नहीं रह जाता है। धन्यवाद।